तो भव्यात्मा हम स्वाध्याय कर रहे हैं श्रुत ज्ञान मार्गणा। श्रुत ज्ञान मार्गणा में आज हम अगले द्वादशांग के अगले प्रकरण पर चलेंगे। आचारांक का वर्णन देखा, आचारांक के पश्चात सूत्र कृतांक का भी देखा, सूत्र कृतांक स्थानांक हो गया, स्थानांक के बाद समवायांक को भी हमने कल देखा। समवायांक के बाद अब आते हैं व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग। अब कौन सा है? व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग। क्या है इस अंग में? आचार्य भगवान कह रहे हैं 2,28,000 पदों के द्वारा क्या जीव है, क्या जीव नहीं है, जीव कहाँ उत्पन्न होता है, कहां से आता है, ऐसे 60,000 प्रश्नों के उत्तर जो गंधर्व भगवान के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए थे, श्रोताओं के द्वारा प्रश्न पूछे गए थे, उसका जो उत्तर है, उस उत्तर की अपेक्षा से इस अंग में गाथाएं गूंथी गई है। इसी के साथ में 96,000 छिन्न छेदों से ज्ञापनीय शुभ और अशुभ का वर्णन है। फिर से पढ़ता हूं, देखिए आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं। 96,000 छिन्न छेद। छिन्न छेद का अर्थ क्या होता है कि अपने शरीर के ऊपर के जो वस्त्र है या शरीर के जो अंग है, ये बहुत बार छेद को प्राप्त होते हैं, छिन्नता को प्राप्त होते हैं, कपड़े फट जाते हैं, अपने शरीर के ऊपर कोई जख्म हो जाता है, कोई घाव हो जाते हैं। इन सब को देख करके शुभ और अशुभ को ज्ञापते हैं, शुभ और अशुभ को ज्ञापते हैं अर्थात शुभ और अशुभ के बारे में जानते हैं। ये एक निमित्त ज्ञान का वर्णन है। ये निमित्त ज्ञान में अष्टांग निमित्त ज्ञान जो होते हैं उसमें ये छिन्न ज्ञान करके एक ज्ञान आता है। तो इसके बारे में, और उसके कितने भेद बता रहे हैं? 96,000 भेद बता रहे हैं। उनकी अपेक्षा से शुभ और अशुभ का वर्णन इस व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग में है। इसके साथ साथ में निमित्त ज्ञान का वर्णन आगे आएगा। तो निमित्त ज्ञान की अपेक्षा से, और पहले भी हमने मेरे ख्याल से अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग के इसमें हम लोगों ने जब 16 कारण भावना का वर्णन देखा था, उसमें भी हमने निमित्त ज्ञान का वर्णन देखा है। अब यहां पर उसकी ज्यादा चर्चा ना करते हुए इस ग्रंथ का ही और इस अंग का ही जो एक भाग है जो पहले यहां कहा गया, वो क्या है? जीव क्या है, जीव अस्ति कैसे है, जीव नास्ति कैसे है, ऐसे प्रमाण सप्तभंगी और नय सप्तभंगी का विषय भी इस अंग में अर्थात व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग में आता है। तो क्या है ये सप्तभंगी? सप्तभंगी को जानने से पहले हम पहले समझ तो लेते हैं कि किसी के बारे में अगर कुछ कथन करना है, किसी वस्तु के बारे में, पदार्थ के बारे में जब कथन करना है, तो ये कथन किस किस प्रकार से किया जाता है। एक तो है प्रमाण। प्रमाण का अर्थ क्या है? ये आपके सामने कुछ वस्तु दिखाई गई है, या आपके सामने एक वस्तु है, इस वस्तु को संपूर्णता से जानना। पहले तो आप क्या देख रहे हो? हाँ, ये मोबाइल है, आपने इसको क्या जाना? मोबाइल करके जाना। अब मोबाइल करके जानने के बाद में ये क्या इसको मोबाइल करके जानना इतना पर्याप्त है? क्या ये इसके बारे में सारी की सारी जानकारी दे रहा है? नहीं, क्योंकि जब आप इसको मोबाइल कह रहे हो तो ये जिस धातु से बना हुआ है, इस धातु की अपेक्षा से भी इसका वर्णन किया जाएगा। इसके ऊपर जो गोरिल्ला ग्लास लगाई गई है, जो अनब्रेकेबल होती है, उसके अपेक्षा से भी इसका वर्णन किया जाएगा। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर ऐप भरे हुए हैं उसकी अपेक्षा से वर्णन किया जाएगा। इसके अंदर जो प्रोसेसर लगे हैं उसकी अपेक्षा से वर्णन किया जाएगा। इसका पुद्गल की अपेक्षा से वर्णन किया जाएगा। तो जब इसका संपूर्ण वर्णन होगा कि अब इसके बारे में बताने जैसा कुछ नहीं, कुछ भी बाकी नहीं बचा, ऐसा पूर्ण वर्णन जब हो जाएगा तो उसे कहते हैं प्रमाण वर्णन या प्रमाण कथन। क्या कहेंगे उसको? उसे कहेंगे प्रमाण कथन। सर्वार्थ सिद्धि की पहली अध्याय में इस चीज के ऊपर हम लोगों ने काफी चर्चा करी थी, प्रमाण के बारे में। और अगर इसका मैं एक देश वर्णन करूं, जैसे मैंने कहा ये मोबाइल है, तो ये मोबाइल है, ये इसका सभी वर्णनों में से एक वर्णन हो गया। अगर ये जिस एल्यूमिनियम की अपेक्षा से इसकी जो बॉडी बनी हुई है उसके बारे में अगर मैं कथन करूं, इसके अंदर के एक सॉफ्टवेयर की चर्चा करूं, इसके अंदर के सिर्फ और सिर्फ मैं ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड की बात करूं, तो ये क्या होगा? ये एक देश वर्णन होगा। उसी का वर्णन, किंतु एक देश वर्णन सब लोग जानते हैं, इसको क्या कहते हैं? नय की अपेक्षा वर्णन। ये क्या कहते हैं? नय की अपेक्षा से वर्णन कहा जाता है।
तो एक तो प्रमाण की अपेक्षा वर्णन, एक नए की अपेक्षा से वर्णन। अब दूसरी बात, अस्तित्व स्व की अपेक्षा से वर्णन और पर की अपेक्षा से वर्णन। जैसे मैं लड़का हूं, मैं लड़का हूं, तो मेरे पुरुष वेद का वर्णन यहां पर हो रहा है, मैं लड़का हूं। ये क्या वर्णन हो गया? ये पॉजिटिव, अर्थात ये अस्तित्व की अपेक्षा से वर्णन हो गया। ये क्या हो गया? ये अस्तित्व की अपेक्षा से वर्णन। आगे मैं कहता हूं मैं लड़की नहीं हूं, स्त्री पर्याय का निषेध। गलत कुछ कहा मैंने? पहला मैंने अस्थि रूप कहा, अस्तित्व की अपेक्षा, पॉजिटिविटी की अपेक्षा से कहा, जो है उसका कथन किया। और दूसरा जो नहीं है, जो भी सत्य है, उसका कथन किया। तो ये जो दूसरा पर की अपेक्षा से जो वर्णन किया, जिसको बहुत सारे लोग नकारात्मक कहते हैं, आप नकारात्मक भी कह सकते हैं, किंतु मैं इसको कहूंगा पहला वर्णन स्व की अपेक्षा से किया, दूसरा वर्णन पर की अपेक्षा से किया, या जिसमें जो नहीं है उस चीज की अपेक्षा से किया। वो क्या वर्णन कहलाएगा? नास्ति रूप कहलाएगा। ये वर्णन नास्ति रूप कहलाएगा। अब अगर मैं वर्णन करूं मैं लड़का हूं, लड़की नहीं हूं, कुछ गलत कहा मैंने? मैं लड़का हूं, मैं लड़की नहीं हूं, इसमें क्या आ गया? अस्थि रूप भी आ गया, नास्ति रूप भी आ गया। जिनका पहले अकेले अकेले वर्णन किया था, उन दोनों का समावेश करते हुए मैंने तीसरा भंग बनाया। क्या बनाया? भंग बनाया। भंग मतलब भेद बनाया, प्रकार बनाया। तो ये क्या कहलाएगा? तीसरा भंग अस्ति नास्ति भंग कहलाएगा। तो पहला भंग बना अस्ति, दूसरा बना नास्ति। अस्थि थ मत करना, अस्थि कहोगे तो कहीं निकल जाएगा, ठीक है ना? हाँ, संधिवात वालों को पहले ऐसे ही दुखना, रोते रहते हैं दुखड़ा, आप उसको हड्डी बोल करके याद मत दे देना। अस्थि मतलब हड्डी, वो छोड़ दो। अस्थि त, तलवार वाली त। तो अस्थि वर्णन, नास्ति वर्णन, या अस्थि भंग नास्ति भंग, तीसरा हो गया अस्थि नास्ति। अब अगर मैं आपको कहूं जो आपने तीसरा भंग बनाया था, मैं लड़का हूं, मैं लड़की नहीं हूं, ये दोनों परस्पर विरोधी वर्णन है। अस्थि रूप वर्णन है, नास्ति रूप वर्णन है। अर्थ दोनों का सही है, किंतु दोनों एक दूसरे के विरुद्ध वर्णन, एक आस्ति वर्णन, एक नास्ति वर्णन है। इन दोनों में से एक ही सही को चुनो। ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा। आपको दोनों में से एक ही चुनना है, और वो भी जो सही है उसको चुनना है। तो कौन सा चुनोगे? बोलो, अब चर्चा करनी है, बोलो। गंगवाल जी, कौन सा वाला चुनोगे? अनम्यूट अनम्यूट नहीं हुआ सर। हाँ, हो गया, बोलिए। मैं लड़का हूं, ये चुनूंगा। क्यों? एक ही सही है, मैं लड़की नहीं हूं ये सही नहीं है, तो एक ही चुनना है। मैं एक लड़की ही नहीं सही हूं, चुनना है। मैं लड़की नहीं हूं, ये जब बोलूंगा तब उसमें ये उत्तर देखो, अलग अलग निकल सकते हैं। ये देखो गंगवाल जी, बाकी सारी चीजें नहीं, एक एक भंग बनाते चल रहे हैं। पहले हमने अस्थि भंग बनाया, फिर नास्ति भंग बनाया, फिर अस्थि और नास्ति भंग बनाया। अब चौथा भंग बनाना है मुझे। चौथा भंग क्या बनाना है कि ये जो आपने भाई इतना लंबा चौड़ा बोला, आस्ति नास्ति को मिलाकर के जो बोला, इसमें से एक ही सही, मतलब चुनना एक ही है, और वो सही भी होना चाहिए। मतलब क्या होगा? दूसरे को गलत सिद्ध करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो मैंने क्या कहा। चौथा भंग कैसे बन रहा है? चौथा कथन इस प्रकार से बनेगा कि आस्ति नास्ति में से एक को ही चुनना है, और वो भी सही होना चाहिए, अर्थात दूसरा गलत होना चाहिए। अब चुनो चौथा। बात दूसरा समझ में आ गलत रही? नहीं है। हाँ, दूसरा गलत नहीं है, लेकिन दूसरे के पर्याय अलग अलग हो सकते हैं। वो हमें नहीं मालूम, उत्तर वो हमें नहीं मालूम। हमें सिर्फ दो आपको चॉइस दी गई है। ऑप्शनल, आपको जैसे रहता है ना प्रतियोगिता में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, वैसा प्रश्न दिया है।
मैं लड़का हूं, मैं लड़की नहीं हूं, इसमें से एक ही सही चुनो। अब विकल्प देखो। हाँ भाई, दीपा दीदी क्या कहोगे? कौन सा वाला चुनोगे? स्यात् अस्ति। स्यात अस्थि को चुनोगे, मतलब मैं लड़की नहीं हूं, ये गलत है। गलत नहीं, मगर मैं प्रश्न को ध्यान से सुनो। एक ही चुनना है और वो सही चुनना है, मतलब दो में से एक को सही कहोगे तो दूसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने चुना एक को ही है। पहले एक का कथन किया, फिर दूसरे का कथन किया, फिर दोनों का मिलकर के कथन किया। अब जो दोनों का मिलकर के कथन किया, क्यों? क्योंकि पहला भंग भी सही था, दूसरा भंग भी सही था, इसलिए दोनों सही को लेकर के हमने तीसरा भंग बनाया। जब तीसरा दोनों सही को लेकर के बनाया है, तो तीसरे वाले दोनों सही में से स्यात् अस्ति नास्ति। एक ही सही अरे वो तो नाम छोड़ो, दोनों में से एक सही कैसे ले लूंगा मैं? सब लोग ध्यान से सुनो, मैं एक प्रश्न क्या पूछ रहा हूं। आपके पास दो सही है और उसमें से एक ही सही चुनने को कहा जा रहा है, तो किसी एक को चुनोगे तो दूसरा अपने आप गलत सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि आपने सही को चुना है। तो दूसरा जो बच गया वो गलत होगा, हाँ या ना? तो क्या ऐसा उत्तर दे पाओगे, ये प्रश्न है। फिर से सुनो, मैं लड़का हूं, मैं लड़की नहीं हूं, ये एक वाक्य है। इस वाक्य में दो भाग है, दो चरण है। इस दो चरण में कौन सा एक ही सही को चुनना है? अब ऐसी बात तो है ही नहीं कि दोनों में से एक ही सही है जिसको चुना जाए, क्योंकि दोनों सही है। जब दोनों सही है और हमें एक का ही अगर इसमें से स्वीकार करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसका मतलब है जब इस प्रकार का कथन आएगा, उसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता, उसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता, हाँ या ना? स्पीचलेस हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? एनी कमेंट, जब सामने वाला आपके सामने माइक पकड़ करके बोलता है एनी कमेंट, आप बोलते हैं नो कमेंट। नो कमेंट का अर्थ क्या है? इसके ऊपर मैं अपना मत दे नहीं सकता, मैं कथन नहीं कर सकता। कथन नहीं कर सकता, मैं व्यक्त नहीं हो सकता, मतलब मैं अव्यक्त हूं। चौथा भंग क्या बना? अव्यक्त भंग। क्लियर है? अब ये जो भंग बनते जा रहे हैं, इनके पहले अब ये जो चार मुख्य भंग बने, ये जो चार मुख्य भंग बने, इन भंगों की अपनी जब चर्चा करते हैं, तो जो अस्थि भंग आपने बनाया, ये किसी अपेक्षा से है कि नहीं है? क्योंकि बहुत सारी चीजों में से आपने एक का ही कथन किया, या दो में से आपने एक का ही कथन किया। मैं लड़का हूं, ये मेरे पुरुष वेद की अपेक्षा से कथन है, आया ना? अरे जल्दी जल्दी बोलो। हाँ, बाद में वीडियो देख करके नोट्स निकाल देना, क्योंकि ये पहले इसको समझना जरूरी है, इस चीज को। अब तक यही हुआ है, जब जब आपको किसी साधु ने, किसी गुरु ने समझाने का प्रयत्न किया, आप नोट में फंसे रहे और आधा अधूरा सुन लिया, समझ में नहीं आया। पहले समझ लो, बाद में वीडियो देखते रहना। तो पहला भंग कैसे बना? मेरे पुरुष वेद की अपेक्षा से बना, तब जाकर के वो सही होगा, आया ना? हाँ, इसका मतलब है वो किसी अपेक्षा से बना है। कथनचित मैं लड़का हूं, ये मेरे पुरुष वेद की अपेक्षा से है, विवक्षा से कथन है, कथनचित वर्णन है। इसका अर्थ क्या हो गया? ये स्यात् वर्णन है। मराठी वाले कथनचित शब्द को जरा ठीक से समझना, हिंदी वालों के लिए तो ठीक है, मराठी में कथनचित, इस शब्द का अर्थ कदाचित, एक शक्यता के तौर पर जब संदेह रहता है, तब कदाचित कथनचित की अपेक्षा से मराठी में यह शब्द आता है। यहां पर ऐसा अर्थ नहीं है, शक्यता संदेह की अपेक्षा से नहीं लिया है। यहां पर कथनचित का अर्थ क्या है
किसी अपेक्षा से, विथ रेस्पेक्ट टू या विथ रेफरेंस टू दिस फैक्ट आई एम सेइंग दिस। अंग्रेजी में क्या होगा? विथ रेफरेंस टू दिस सब्जेक्ट, और विथ रेफरेंस टू दिस सिद्धांत, और विथ रेफरेंस टू दिस रीजन मैं ये कथन कर रहा हूं। इसी को आगम की भाषा में स्यात् कथन कहते हैं। स्यात् का अर्थ क्या होता है? कथनचित, किसी अपेक्षा से। भाई समझ में आ गया स्यात्। और कथन को वाद कहते हैं। वाद विवाद वाला वाद नहीं, उसमें से सिर्फ वाद। वाद का अर्थ क्या होता है? कथन। आगे प्रवाद शब्द आने वाला है, आत्म प्रवाद, सत्य प्रवाद, कर्म प्रवाद। प्रवाद का अर्थ क्या होता है? कथन करने वाला। वाद का अर्थ क्या है? कथन। प्रवाद मतलब बहुत विशेष रूप से डिटेल्स में कथन करने वाला। शांत और प्रशांत, फर्क क्या है? दीर्घ और प्रदीर्घ। दीर्घ की दीर्घता बनाने वाला प्रदीर्घ होता है, शांत की शांतता बढ़ाने वाला प्रशांत होता है। आया ना? तो वाद अर्थात कथन, तो कथन का जो कथन करना है, विषय है, उस विषय को लंबा करने वाला प्रवाद होता है, या बहुत डिटेलिंग करने वाला प्रवाद होता है। क्लियर है शब्द? तो यहां पर स्याद वाद, कथनचित कथन, किसी अपेक्षा से कथन, इसे क्या कहते हैं? स्याद वाद। स्यात् वात। इसका जो तो है स्यात् का, वो हलंत वाला है। अब आप सब लोग हलंत समझते हैं। इसके आगे मैं कभी पर भी जिसका पाव टूटा हुआ ये शब्द का उपयोग नहीं करूंगा। क्यों? आप श्रुत माता मुझे माफ नहीं करेगी, क्योंकि आपको वर्ण मूल वर्ण की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो इसीलिए हलंत शब्द का, हलंत मतलब हिलने वाला नहीं। हाँ, हलंत मराठी में हलंत का मतलब क्या होता है? हिलने वाला जो है, जो हिलते रहता है, वो हलंत नहीं। हलंत का अर्थ होता है रस्व, एक मात्रा वाला। हाँ या ना? क्लियर है? गुड। सो स्यात् वाद, स्यात् किसी अपेक्षा से, वाद कथन करने वाला। तो स्यात् वाद ये शब्द जब जुड़ जाएगा तो स्याद्वाद बनता है। स्याद्वाद शब्द सुना है ना सबने? जो जैन है वो स्याद्वाद शब्द सुने बिना नहीं रहता है। ठीक है? तो हमारा सिद्धांत जो है, जैन सिद्धांत जो है, केवली भगवान की जो वाणी है, वो कैसी है? स्याद्वाद है। ठीक है? अब एक बात और, यहां पर जब हमने स्यात् अस्ति किया, मैं लड़का हूं, तब जो नास्ति वाला कथन था, मैं लड़की नहीं हूं, उसको वहां पर गौण कर दिया कि नहीं दिया? तभी तो मैंने सिर्फ एक का कथन किया। जब मैंने एक का ही कथन किया तो किसी को प्रधान बनाया, किसी को गौण किया। आया ना? हर रोज आप किसी न किसी को तो प्रधान करते हो, किसी न किसी को तो गौण करते हैं, है कि नहीं है? जब हम खुद को स्वाध्यायी है, बड़ी माता जी के चरणों में जाकर के बोलते हैं, माता जी हम स्वाध्यायी है, तब आप स्वाध्यायी है ये कथन जब करते हैं, तब आप अपना दूसरा जो परिचय है, जो लौकिक परिचय है, उसको गौण करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। जब आप जाकर के कहते हो, माता जी हम पंकज भैया के साथ में स्वाध्याय करते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं। जब आप कहते हैं कि पंकज भैया के साथ में स्वाध्याय करते हो, तब आप जो दूसरे दूसरे जितने भी स्वाध्याय ग्रुप में बैठ करके स्वाध्याय करते हो, उसको आप गौण करते हो कि नहीं करते हो? जरूर करते हो। तो एक को प्रधान करना, दूसरे को गौण करना, इस प्रकार की पद्धति भी हमारे आगम में मिलती है। उदाहरण, हम लोग नमोकार महामंत्र में सबसे पहले किसको नमोस्तु करते हैं? नमो अरिहंताणम। जबकि संपूर्ण कर्म रहित शुद्ध अवस्था कौन सी है? अरहंत है कि सिद्ध है? सिद्ध है। अरहंत को उपचार की अपेक्षा, किसी अपेक्षा से कहा है,
किंतु साक्षात में सिद्धावस्था है कि नहीं है? तो हमको अरहंत अवस्था प्राप्त करनी है कि सिद्धावस्था प्राप्त करनी है? सिद्ध अवस्था। अब देखो लोग बोलेंगे दोनों। क्यों दीपा दीदी दोनों? हम आपको एक का ही वर्णन करना है, आप सबको साथ लेके कैसे चलेंगे? एक का ही वर्णन करना है। अरहंत पर अब आपने अरहंत और सिद्ध में से अरहंत को अगर चुना और सिद्ध बने ही नहीं, जो नहीं हो सकता, पर सिद्ध बने ही नहीं तर्क के लिए, चलेगा? नहीं चलेगा ना, कैसे चलेगा? अरे एक बार अरहंत बन जावे, अब तो आप कहोगे वो एक पूर्व कोटि 8 वर्ष कब, एक पूर्व कोटि वाली आयु भी नहीं चाहिए, जल्द से जल्द रहना चाहोगे क्या 13वें गुणस्थान में? अरे वहां तक तो पहुंच गए, चोपड़ा कुंड तो पहुंच गए हैं, और वहां से थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो दिखती भी है पहले गणधर भगवान की टूक। आप क्या चोपड़ा कुंड से वापस आना चाहोगे वहां तक पहुंच करके? नहीं। तो ऐसे ही यहां पर एक को प्रदान करना है, तो हम अरहंत भगवान को प्रदान करते हैं कि नहीं करते हैं? हम सिद्ध भगवान को वहां पर अभिनय नहीं कर रहे हैं, अभिनय कर रहे हैं कि सिद्ध भगवान को बस गौन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हितोपदेशी अरहंत भगवान है, हमें मोक्ष मार्ग दिखाने का कथन करने वाली अरहंत अवस्था है। क्योंकि अरहंत और सिद्ध अलग थोड़ी है, एक ही जीव की पर्याय है। महावीर भगवान अरहंत अवस्था में थे, फिर सिद्ध अवस्था में है। उनके सिद्ध अवस्था से ज्यादा हमारी हितोपदेशी, हमारे लिए उपकारी अवस्था कौन सी, उनकी कौन सी पर्याय है? महावीर भगवान की बहुत सारी पर्याय हो गई, हाँ या ना? बोलो। सिंह वाली पर्याय हुई महावीर भगवान की, जीव की। मरीचि से स्टार्ट करो। फिर मरीचि वाली भी हुई थी उसके पहले, बिल्कुल मरीचि से स्टार्ट, क्योंकि वहां से पता है। पुरोरमा भिल्ल से ले लो। अब ये आगे आके आते 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 मरीचि कुमार, मरीचि कुमार के बाद में सिंह की पर्याय, सिंह की पर्याय के बाद में साक्षात वर्धमान की पर्याय। उस वर्धमान की पर्याय फिर वो गर्भ कल्याणक में भी थी, फिर वो जन्म कल्याणक पे पेरू पर्वत के ऊपर अभिषेक वाली भी थी। उसके बाद दीक्षा वाली भी थी, चंदनमाला के आहार वाली भी थी, पंचाश्चर्य वाली भी थी। फिर ऋजुकुला तट पर जमुही ग्राम में भगवान को केवल ज्ञान उत्पन्न होने के बाद प्रथम समवसरण की भी केवली अवस्था थी, और आगे विपुलाचल की भी केवली अवस्था थी। फिर भगवान पावापुरी पर आ गए, पावापुरी के ऊपर समवसरण विघटित होने के बाद की अवस्था, और उसके बाद साक्षात निर्वाण होने की अवस्था, और फिर सिद्ध भगवान की अवस्था। कितनी पर्याय है महावीर भगवान की? अब इन सबको देखते हुए आपको अगर एक को ही चुनना है जो आपके ऊपर सर्व से ज्यादा उपकारी है, उपकारी तो समझते सब, बनिए तो है फायदे वाली बात, तो उनकी कौन सी पर्याय हमारे लिए सबसे फायदेमंद रही? बोलो अंजू दीदी, कौन सी वाली पर्याय? नमस्ते आचार्य शिवन्ना भैया जी। अरिहंत परमेष्ठी की। मतलब अरिहंत अरहंत भगवान परमेष्ठी की हमने 2 पर्याय देखी यहां पर, अरहंत या 3 देखी अरहंत परमेष्ठी की पर्याय। पहली ऋषिकुला तट पर जमुनी ग्राम वाली देखी, पहले समोसरण की, फिर विपुलाचल वाली देखी, और तीसरी पावापुरी में योग निरोध वाली देखी। ये तीनों अरहंत अवस्थाएं थी। चेतन जी कहा कौन सी वाली? अरहंतानम में विपुलाचल पर्वत वाली। विपुलाचल पर्वत वाली। जो भाई विपुलाचल वाली, राजग्रही बहुत नाता है राजग्रही से, क्या है विपुलाचल? क्यों? वहां पे प्रथम देशना हुई थी। बहुत सुंदर, भगवान की देशना फिरी, जो मुझे और मेरे जैसे बहुत से जीवों को मोक्ष मार्ग का कथन करने वाली थी, हमारे आत्मा का कल्याण करने वाली थी। तो हमारे लिए ज्यादा विशेष उपकारी कौन सी है? उनकी वो अरहंत अवस्था, क्योंकि अरहंत का अर्थ जो देशना देने वाले, हितोपदेशी देशना देने वाले, दिव्य ध्वनि के साथ में जो तीर्थंकर है, वो अवस्था। तो इसीलिए उनको पहले नमोस्तु करेंगे कि नहीं करेंगे? तो उनकी उस पर्याय को हमने प्रधान कर दिया, बाकी को सब गौण। क्यों? चंदनमाला से आहार लेते हुए जब पर्याय हुई, चंदनमाला की बेड़ियां टूटने का जो आश्चर्य प्रकट हो गया, अतिशय प्रकट हो गया, वो उनकी पर्याय पूज्य नहीं है।
जिस पर्याय का साक्षात पूजन सम्यक दृष्टि एक भवावतरी सौधर्मेंद्र करता है, वो गर्भ कल्याणक की पूज्य नहीं है। क्वेश्चन मार्क है आगे, नहीं है। जिसको आकाश मार्ग में खड़े होकर के चारण रिद्धिधारी मुनिराज ने अभिषेक अवस्था को देखा है, ऐसे जन्म कल्याणक की अवस्था पूज्य नहीं है। केवली हो गए भगवान, भगवान ने घाती कर्मों का नाश करके अधर आकाश में विराजमान समवसरण सहित भगवान की पर्याय वो पूज्य नहीं है। फिर भी आपने विपुलाचल वाली ही चुना, क्यों चुना? चिंतन करेंगे तो हमें नमोहरंतानम को पहले क्यों रखा, उसका उत्तर अपने आप मिल जाता है। आया ना? अब तक तो किसी ने बताया था कि भाई वो हमारे लिए हितोपदेशी पर्याय है, इसलिए हम नमोस्तु पहले करते हैं। ऐसा चर्चा में कहीं से गुरुमुख से या कहीं पढ़ने में आकर के आपने किया था। बट चिंतन से जब लेते हैं इतनी सब पर्याय में से, अपने आप मन कहता है कि यही मेरे लिए सबसे ज्यादा उपकारी है और इसको ही मैं नमस्तु कर रहा हूं। आया ना? अधिगमज, ये ज्ञान कैसे आपने ले लिया? अधिगमज, ठोक ठाक करके परख परख करके चिंतन करके आपने ज्ञान को ले लिया। एक को प्रधान किया, दूसरे को गौण। तो एक को प्रधान करके दूसरे को गौण करना इस प्रकार से, तो प्रधान करेंगे तो आपने उस पर्याय को क्यों चुना, किसकी अपेक्षा से चुना? हितोपदेशिता, उपकारिता की अपेक्षा से सुना। तो यही होता है, किस अपेक्षा से, अर्थात मैंने इसको प्रधान किया, इसको गौण किया, किस अपेक्षा से? तो वो इस अपेक्षा से जब आप कहते हैं तो किसी अपेक्षा से प्रधानता करना, किसी अपेक्षा से कथन करना, इसी को स्यात् कथन या स्याद् वाद कहते हैं। क्लियर है? अब हम जब स्याद् अस्ति कह रहे हैं, अब जब हम स्याद् अस्ति कह रहे हैं, मैं लड़का हूं, तो ये किसकी अपेक्षा वर्णन है? मेरे पुरुष वेद की अपेक्षा से वर्णन है। मैं लड़की नहीं हूं, ये स्यात् नास्ति वर्णन है। ये किसकी अपेक्षा से है? जो मुझ में नहीं है उसकी अपेक्षा से। वहां पर स्त्री वेद को प्रधान करके वर्णन किया। आया ना? अब दोनों भी कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि हम सही कथन कर रहे हैं। तो दोनों शक्यताओं को लेकर के आस्ति और नास्ति दोनों का एक साथ कथन कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। स्यात् आस्ति स्यात् नास्ति, तीसरा भंग बन गया। मैं लड़का हूं, मैं लड़की नहीं हूं। मैं लड़का हूं एक पर्याय का कथन, मैं लड़की नहीं हूं उसी पर्याय का कथन, किंतु दूसरी अपेक्षा से। आप किसी कोतवाली में, पुलिस स्टेशन में अगर आपको बुलाया गया तो वहां पर जाकर के क्या कहोगे? मैं फला फला हूं, मैं चोर नहीं हूं। पुलिस को गलतफहमी हो जाए और आपको वहां पर बुलाया जाए चोरी के मामले में, तो मैं फला फला हूं, मैं पंकज शाह हूं, इतना बोलने से चल जाएगा? मैं स्वाध्यायी हूं बताकर चल जाएगा? बुलाया किस कारण में? क्या है स्वाध्याय का? वहां क्या बताओगे? वहां मैं चोर नहीं हूं, जिसकी आप बात कर रहे हो उससे मेरा कोई नाता नहीं। ये उस अपेक्षा से वर्णन आया कि नहीं आया? मतलब वहां पर दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, मेरा परिचय और उसके साथ में दूसरा वर्णन किस अपेक्षा से आप कर रहे हैं। वैसे भी यहां पर स्यात् आस्ति और स्यात् नास्ति दोनों को लेकर के भंग बन सकता है। हाँ या ना? आधे प्रतिमा योग में है, आधे तो जग है, आधे प्रतिमा योग में समाधि में चले गए। हाँ कहूं कि ना कहूं? नहीं, जो लगता है कहो। हाँ भी और ना भी, ये वाला अस्ति नास्ति नहीं होता, क्योंकि एक सकारात्मक का और एक नकारात्मक का ये लेकर के एक, दोनों का अर्थ एक ही होना चाहिए, तब स्यात् आस्ति नास्ति होता है।
मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, ये दोनों आस्ती नास्ती नहीं हो सकते हैं। विरुद्ध को करना नहीं है यहां पर, विरुद्ध की अपेक्षा से एक का ही कथन करना है। सही है बात, समझ में आ गई? स्यात् आस्ति, स्यात् नास्ति, तीसरा भंग बन गया स्यात् आस्ति नास्ति। अब प्रश्न उठता है, आपने पहले एक को ही कथन किया, दूसरे में दूसरे का कथन किया, और तीसरे में दोनों का किया, तो दोनों में से एक सही को चुनो। दोनों में से एक सही को चुनो। एक सही कहते ही दूसरा गलत हो जाएगा, इसीलिए हम दो सही में से एक सही चुन ही नहीं सकते, और ऐसा कथन जो है वो कहलाता है स्यात् अवक्तव्य। और चूंकि स्यात् अवक्तव्य में कोई वक्तव्य, कोई कथन नहीं कर सकते हैं, इसलिए उस प्रकार की परिस्थिति, कथन नहीं करना, यही वहां पर स्यात् अवक्तव्य है। लोग पूछते हैं कि भैया हमें हर एक भंग का उदाहरण के सहित बताओ। तो पहले 3 भंग के उदाहरण तो दे दिए, पहले 3 भंग के उदाहरण तो दे दिए। मैं लड़का हूं, मैं लड़की नहीं हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की नहीं हूं, ये पहले 3 भंग के 3 उदाहरण दे दिए। चौथे का उदाहरण दोगे कैसे? क्योंकि वहां पर वक्तव्य होगा ही नहीं। उस भंग का अर्थ ही यही है कि यह भंग बनता तो है, उसका वक्तव्य, उसका कथन नहीं कर सकते, इसलिए उसका उदाहरण नहीं बन सकता। वो सिर्फ उसकी अपेक्षा से बताया जा सकता है। कौन सी अपेक्षा है उसकी? स्यात् आस्ति भी है, स्यात् नास्ति भी है। इन दोनों में से चूंकि ये दोनों सही है, इसलिए इसमें से एक का चयन करना, गौण की अपेक्षा से नहीं, दोनों में से एक सही का चयन करना यह नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों सही है, दोनों सही में से एक सही चुना नहीं जा सकता, इसलिए ये अवक्तव्य नाम का चौथा भंग बना। क्लियर हो गए? 4 भंग बने। अब चलते हैं 5वें भंग। अब 5वां, 6ठा और 7वां बड़ा इजी है। क्यों? क्योंकि ये जो अवक्तव्य भंग बना, इस अवक्तव्य के साथ में पहले 3 भंग लगा देना, अर्थात अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये 5वां, 6ठा और 7वां भंग होते। अर्थ क्या है इसका? इसका अर्थ यह है कि भले हम दोनों सही में से एक चुन नहीं सकते, एक सही चुन नहीं सकते, किंतु एक को प्रदान करके दूसरे को उसकी अवक्तव्य का तो उसको बरकरार रखते हुए उसके अवक्तव्य कथन की जो अव्यक्तता है, उस अव्यक्तता के मद्देनजर हम एक का विचार कर सकते हैं। मतलब ये अवक्तव्य श्रेणी में है। फिर से सुनो, ये अवक्तव्य श्रेणी में है, किंतु चुनते वक्त मेरा ध्यान आस्ति की तरफ चला गया। मेरे सामने आस्ति और नास्ति दोनों है, और दोनों को एक साथ चुनना, किंतु एक को सही ठहराना, ये मेरे लिए अव्यक्तता है। ये अव्यक्तता को ध्यान में रखते हुए मैं, फिर भी मेरा ध्यान आस्ति की तरफ एक बार जाता है, एक बार उस अव्यक्तता को ध्यान में रखते हुए मेरा ध्यान नास्ति की तरफ जाता है, और फिर अव्यक्तता के साथ में मेरा ध्यान आस्ति नास्ति की तरफ जाता है। तो जब मैं अव्यक्तता के साथ में आस्ति की तरफ ध्यान देता हूं, आस्ति की तरफ ध्यान देता हूं, मतलब अव्यक्तता है इसको समझ करके भी जब मैं प्रधानता अस्थि को देता हूं, तब वो अस्थि अवक्तव्य बन जाता है। जब ये अवक्तव्य है ये जान करके भी जब मैं नास्ति को प्रधानता देता हूं, दोनों सही है किंतु प्रधानता मैं नास्ति को दे रहा हूं, तब ये नास्ति अवक्तव्य होता है। और ये अवक्तव्य है ये जान करके भी दोनों को मैं एक साथ कहने का प्रयास करता हूं, या दोनों को एक साथ मैं प्रधान करता हूं, तब जाकर के, पर दोनों को करता हूं, एक को नहीं है, दोनों को करता हूं, क्योंकि एक को करोगे तो अवक्तव्य बन जाएगा, इसलिए मैं दोनों को यहां पर प्रधान कर रहा हूं। तो दोनों को प्रधान करते ही ये अवक्तव्य आस्ति नास्ति बन जाता है, या आस्ति नास्ति अवक्तव्य बन जाता है। अब इनके साथ भी स्यात् स्यात् लगाना, तो क्या हो जाएगा? स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य। 4 ग्रंथ हो गए। 5वां, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य।
क्लियर है? अरे आया ना। अब इसको थोड़ा सा पक्का करने के लिए, आपके प्रश्नों को तो लूंगा ही मैं, किंतु इसको थोड़ा सा पक्का करने के लिए और चर्चा आवश्यक है। तो हमें आपकी साइड से अब कुछ उदाहरण आने चाहिए। अब आपको 7 भंगों को अलग अलग उदाहरण से लेना है, ताकि मैं समझूं कि कहां तक हम पहुंचे हैं। ठीक है, चलिए। सबसे पहले कुसुम छाबड़ा दीदी, मुंबई। आपको मुझे 7 उदाहरण बताने हैं। हाँ, ये पेन है बहुत बढ़िया। और ये पेंसिल है, दूसरी दिख रही है। हम्म। ये पेंसिल है, नहीं सॉरी, ये पेन है। हम्म। ये हो गया शार्प। हम्म। ये हो गया ये 7। हाँ, और ये पेंसिल है। हम्म। ठीक है। तो ये हो गया नास्ती। गंगवाल जी इसको स्वीकार नहीं कर रहे। गंगवाल जी क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हो इसको? दूसरे इसमें हमको नास्तिक करना है। ये पेन है, ये पेन नहीं, ये पेंसिल हाँ, नहीं है, हाँ ये यस, पेंसिल नहीं है, बिल्कुल ऐसा सही। बोलना मतलब है। क्या है, आप 2 अलग अलग वस्तुओं का वर्णन नहीं कर हाँ, सकते उसमें, आपको एक ही वस्तु का करना है। देखो ये करना उदाहरण है। को, आपसे मुझे उदाहरण क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी जो इसके साथ में बनी हुई जो भ्रांतियां है ना, वो भ्रांति हट जाए। सही है, सही है। एग्जैक्टली इसमें कौन कौन से नियम बनते हैं, ये नियम, मतलब मुझे एक का ही कथन करना है। तो अगर आप पेन का कथन करें तो पेन का कथन करो। तो ये पेन है, स्यात् अस्ति हुआ। ये पेंसिल नहीं है, ये है, स्यात् नास्ति हुआ। हाँ, ठीक है, अब बताओ आगे। हाँ, ये पेन है, ये पेंसिल नहीं है। बहुत बढ़िया। ये कौन सा भंग बना? ये शात अस्थिर शात नास्ती। स्यात् अस्ति नास्ति, ऐसा कहना उसको। नास्ती नास्ती, सॉरी। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। 3 बन गए। अब चौथा। चौथा है अव्यक्त है। तो ये पेंसिल भी है, ये पेन भी है। अरे कहा है? पेंसिल तो है नहीं है ये। तो एक बात अव्यक्त समझना, है। अवक्तव्य का अर्थ उभय नहीं होता। उभय का अर्थ अस्ति नास्ति ऑलरेडी हो चुका। आपने अस्ति को भी अलग रखा, नास्ति को रखा, और अस्ति नास्ति को बना करके उभय को बनाया। उभय का कौन सा भेद बन गया? स्यात् अस्ति नास्ति बन गया। अवक्तव्य जो है वो उभय भेद नहीं है। हाँ, तो ये पेंसिल भी है और ये पेन भी है। तो ये तो, ये पेंसिल है और हाँ, ये पेंसिल है और ये पेन है। सॉरी। अब बताओ। अब ये पेंसिल है और ये पेन है, या आप सोच करके बताओ, आप सही कह रहे हो क्या? कैसे करेंगे? सबसे तो पहले ये तो जैसे मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, दोनों सही है ना। हाँ? मैं लड़का हूँ और मैं लड़की हूँ, दोनों ही सही है। ऐसे कैसे होगा दीदी? लड़का भी हो और लड़की भी हो, तो कैसे होंगे? नहीं होंगे। एक काम करो, आप पेपर पर बनाओ, पेपर पर बनाओ पहले रफ, और उसको पढ़ो। आप खुद सेटिस्फाई होकर के फिर आपको मैं जरूर दूंगा, क्योंकि आज आपके सबके लिए यही होमवर्क है, और आज होमवर्क करना ही है। अगर एक टाइम का खाना छोड़ दो कोई बात नहीं है, सप्तभंग का स्वाध्याय का आज का होमवर्क होना ही है। और अभी तो ठीक है, लड़का लड़की पेन पेंसिल ये उदाहरण लेकर के आप बना रहे हो, और अच्छे उदाहरण, अच्छे का मतलब क्या है, और थोड़े प्रगल्भ उदाहरण लेकर के बनाओ इसको। ठीक है, चलिए। दूसरा कौन है? वनिता देरावत दीदी बताइए। कुसुम दीदी बनाना, आप सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। थोड़ा सा सबसे पहले पेन लिया, एक मिनट दीदी, एक तो पेन हाथ में लिया तो पेंसिल को साइड में रखो। ठीक है ना? एक वस्तु को लेकर के बताना चालू करो, आप पहुंच जाओगे, बिल्कुल पहुंच जाओगे। ठीक है, चलिए वनिता दीदी। नमस्ते आचार्य श्री वंदना भैया जी। मैं घड़े के उदाहरण का बता रही हूँ, जैसे घी का घड़ा है। घड़ा, हाँ, चलिए। शायद अस्थि घी का घड़ा है। शायद अस्थि घी का घड़ा है। शायद नास्ति घड़ा मिट्टी का नहीं। स्याद नास्ति, मिट्टी की घड़े के अपेक्षा घी का घड़ा नहीं, मिट्टी का घड़ा है। अच्छा, तो आप स्याद अस्थि में आप कह रहे हो घड़ा है घी का। घी का घड़ा है। हाँ। और स्याद नास्ति में क्या कह रहे हो? ये मिट्टी का नहीं है। हाँ, ये घड़ा घी का नहीं है, मिट्टी का है। ये घड़ा घी का नहीं मिट्टी का है। अच्छा चलो, घी का नहीं, ये मिट्टी का घड़ा है। चलो, नास्ति आ गया।
आस्ती नास्ती दोनों, ये घड़ा घी का भी है और घड़ा मिट्टी का भी है। अब ये कैसे करोगे? आप खुद लिखो, आस्तिक और नास्तिक और दोनों को ले लो। ये घी का घड़ा है, ये घी का घड़ा नहीं, ये मिट्टी का घड़ा है। घी का घड़ा है। घी का घड़ा नहीं, मिट्टी का घड़ा है ये आस्ती वो नास्ती। क्या है दीदी, दोनों में आस्ते आस्ते हो जाएगा। एक इस बात को बड़े से ध्यान से समझना। घी का घड़ा नहीं है, मिट्टी का घड़ा है। हाँ, तो घी का घड़ा नहीं, मिट्टी का घड़ा है। और ये घी का घड़ा भी है और मिट्टी का घड़ा, दोनों एक साथ नहीं कह सकते, अव्यक्त है। एक बात को समझ लेना, एक बात को समझ लेना, थोड़ा सा और एक चीज हो रही है, और वो ये चीज हो रही है कि एक वस्तु का अलग अलग तरीके से वर्णन होकर के अनेकांत में जा रहे हो, मल्टी कथन हो रहा है। यहां पर मल्टी कथन वाली बात नहीं है। फर्क समझ में आ रहा है? मेरा एक आपने वर्णन किया ये पंकज शाह है, दूसरा वर्णन किया ये स्वाध्यायी है, ठीक है। पर दोनों अस्थि रूप वर्णन हो रहे हैं, दोनों अस्थि रूप वर्णन हो रहे हैं। नास्ति रूप वर्णन कहां पर है? इसमें खंडन होना चाहिए ना नास्ति रूप के लिए। वो पढ़ाते समय स्वाध्याय है और समय में तो पंकज जी शाह ही है। आपको कथन कैसे करोगे? देखो, वस्तु का कथन करना है आपको, तो जब एक का कथन करोगे दूसरे को गौण करोगे, जब दूसरे का कथन करोगे पहले को गौण करोगे, पर दोनों के अर्थ एक ही निकलने चाहिए। और अर्थ करते वक्त एक में अस्थिपना दिखना चाहिए, दूसरे में नास्तिपना दिखना चाहिए। नहीं तो भाई दो अस्थि तो कर ही सकता हो, क्योंकि जब नए से आप वर्णन करते हो, ध्यान से सुनना, क्योंकि सप्तभंग प्रमाण के साथ भी रखते हैं, सप्तभंग नए के साथ भी रखते हैं, और नए एक से ज्यादा अलग अलग तरीके से वर्णन करता है, हाँ या ना? अभी आप ललिता धेरावत जी हो और भविष्य की सिद्ध भगवान हो, ये क्या वर्णन हो गया? ये नए का वर्णन हो गया। तो ये नए सप्तभंगी की अपेक्षा से वर्णन आप जब करोगे तो अलग तरीके से आएगा, और प्रमाण सप्तभंगी की अपेक्षा से वर्णन करोगे तो प्रमाण मतलब संपूर्ण वर्णन है, और संपूर्ण वर्णन में एक साथ अस्थिपना दिखना चाहिए, एक साथ नास्तिपना दिखना चाहिए। फर्क समझ में आ रहा? क्योंकि नए में क्या होगा, नए आपके अलग अलग पर्यायों की चर्चा करेगा, नए आपके अलग अलग पर्यायों की चर्चा करेगा। यहां पर सिर्फ पर्यायों की चर्चा नहीं है, यहां पर पर्यायों की चर्चा तो है, किंतु उस पर्याय में अस्थिपना और नास्तिपना दिखना चाहिए। क्योंकि नए में और सप्तभंग में फर्क है। क्यों? क्योंकि सप्तभंग नए की अपेक्षा से सप्तभंग का वर्णन हो सकता है, प्रमाण की अपेक्षा सप्तभंग का वर्णन हो सकता है, जिसको प्रमाण सप्तभंगी और नए सप्तभंगी ये दो भेद किए जाते हैं। तो आप, मैं गलत नहीं कहूंगा, किसी चीज का निषेध नहीं कर रहा हूं मैं किसी चीज का, यहां पर अभी जो अभी अभिप्रेत है, क्योंकि आपका वर्णन जो है भाई, आप उसको घी के घड़ी की अपेक्षा से देख रहे हो, और दूसरी साइड में जिस मटेरियल से बना है उस मिट्टी के घड़ी की अपेक्षा से देख रहे हो, उसमें हमें कोई निषेध नहीं है, आप सही कथन कर रही हो, पर यहां पर अपेक्षा मुझे आस्तिक और नास्तिक की है। जब मिट्टी का घड़ा दिखेगा उस समय घी का घड़ा नहीं मानना, कथन ये मिट्टी का घड़ा है और ये घी का घड़ा नहीं है। ऊपर से देखेंगे अंदर बंद घड़ा मान लो, मिट्टी का घड़ा है, ये अस्थि रूप हो गया। अब नास्ति रूप कैसे करोगे? ये आप घी का, ऐसे कह सकते हो स्टील का नहीं है, हाँ स्टील है, क्योंकि मिट्टी बनाने वाले का द्रव्य है, जिस चीज से ये बना है। या तो अगर आप घी का घड़ा कहेंगे तो ये घी का घड़ा है, ये तेल का घड़ा नहीं है, हाँ ऐसा बोल सकते। क्योंकि इसमें एक में अस्थि, एक सकारात्मक है, एक में नकारात्मक आ गई है। अस्थि और नास्ति दोनों की अपेक्षा से मैं फिर से कह रहा हूं, जो भी वीडियो सुनेंगे इसको भी देखना, नहीं तो आप मुझे प्रश्न करना पूछा करोगे कि भैया इसमें क्या गलत था। नहीं, एक है नए की अपेक्षा से अलग अलग पर्यायों का वर्णन करना, वो बात अलग है। अब इसकी यहां पर चर्चा नहीं है, यहां पर चर्चा मुझे एक अस्थिपना और एक नास्तिपना की अपेक्षा से है। बात वही है, उसी पर्याय की चर्चा चल रही है, किंतु अगर पर्याय की हो तो पर्याय की, अगर आपकी निश्चय की अपेक्षा से हो तो निश्चय की अपेक्षा हो, पूर्ण वस्तु की हो, कोई बात नहीं है, बट जो हो वो उसी चीज को वर्णन करे, उसी चीज का वर्णन करे।
ठीक है भैया, समझ में आता है। ठीक है, बढ़िया। जैसे मैं जीव द्रव्य हूं, मैं अजीव द्रव्य नहीं हूं, या मैं पुद्गल द्रव्य नहीं हूं, इस प्रकार से। और अगर पर्याय की अपेक्षा से करना है तो मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, ये पर्याय की अपेक्षा से वर्णन हो गया। क्योंकि पुरुषपना और स्त्रीपना यह एक देश कथन है, हाँ या ना? पर यह नए अस्ति और नए नास्ति हो गया। बात समझ में आ रही है? एक देश कथन करोगे तब नई की अपेक्षा पर्याय की अपेक्षा से वर्णन, पर उसमें भी आस्ति नास्तिपना आना चाहिए। प्रमाण की अपेक्षा से करो तो भी आस्ति नास्तिपना आना चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए वनिता दीदी, इसके ऊपर आप थोड़ा सा काम करके बनाइएगा। हाथ तो बहुत ऊपर है, कितना समय है? बस हमारे पास 10-15 मिनट है। सुनीता उकरकर दीदी। वंदना भैया जी, हाँ नमस्ते जी। महाराज जी। भैया जी, मैं स्त्री और पुरुष में घटित कर सकती हूँ। दो पर्याय अलग अलग है। कौन सा करना चाहोगी? मैं स्त्री हूँ, पुरुष नहीं हूँ। अभी मैं अभी किया स्त्री ना, हूँ लड़का या यह लड़की। अस्थि का देखो, कथन है। कोई बात नहीं, आप कर सकती हो। अभी तो हमने लड़का और लड़की वाला उदाहरण तो लिया ही था, कुछ अलग उदाहरण चाहिए, हाँ। थोड़ा अलग अच्छा। उदाहरण। सुनीता बज दीदी, आप बनाइए। आप सब लोगों को कल भी मौका दिया जाएगा। आज आपको होमवर्क में बनाना है, कल भी मौका दिया जाएगा। आप बनाइएगा सब लोग। और मुझे मालूम है कि आप ऐसे ऐसे स्वाध्यायी हो बढ़िया से, क्योंकि कल मैंने देखा वो, क्योंकि आपको जब समय मिला और आपने अच्छे अच्छे चिंतन किए, अरे कहां कहां तक पहुंच गए। नवनिधि से लेकर के फिर तपच्छाया, तो वो वहां तक तत्वा सूत्र के सूत्र तक पहुंच करके पुद्गल की 10 पर्याय बता दी। तो अच्छे अच्छे वर्णन आते हैं, चिंतन करो। सुनीता बज दीदी, जल्दी से। अनम्यूट नहीं हुआ दीदी। नमस्ते गुरुदेव। वंदना भैया जी। भैया जी, मुझे शायद अव्यक्तव्य में कंफ्यूजन है, मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने जीव द्रव्य पे लिया, मैं जीव हूँ अस्ति, मैं अजीव नहीं हूँ नास्ति, मैं जीव हूँ अजीव नहीं अस्ति नास्ति, बहुत पर बढ़िया। अव्यक्तव्य में अटक गई मैं। अटकना ही चाहिए, क्योंकि कथन कर ही नहीं सकते। क्योंकि जिसकी व्यक्तता नहीं कर सकते उसका आप उदाहरण कैसे बनाओगे? क्योंकि उदाहरण बनता नहीं है, इसीलिए तो अवक्तव्य है। बात समझ में आ गई? हाँ हाँ हाँ। हमने भी बहुत ढूंढा अलग अलग प्रवचनकारों को कि क्या उन्होंने अवक्तव्य का उदाहरण दिया, किसी ने नहीं दिया है। हमने जितने लोगों को पढ़ा, तो अवक्तव्य का भंग इसीलिए है, आस्ति अवक्तव्य, क्योंकि उसका कथन ही नहीं हो सकता। क्योंकि दो सही है, उसमें से एक सही कैसे चुनूं दूसरे को गलत करके? फिर यहाँ क्या लिखेंगे, क्या करेंगे फिर यहाँ पर? आपको वहां पर लिखना ही नहीं है, तो आपको उसका स्वरूप बताना है कि आपका स्वरूप कैसा है। अवक्तव्य, क्योंकि कथन तो सिर्फ उदाहरण तो पहले 3 के ही बनते हैं। उदाहरण तो पहले 3 के ही बनते हैं, चौथा उदाहरण बन ही नहीं सकता, क्योंकि वो अवक्तव्य है, उसका कथन ही नहीं। अरे आप कह ही रहे हो कि इसका वक्तव्य नहीं है, इसका कथन नहीं कर सकता मैं। शब्द आए ही वाए, उसमें व्यक्त कर ही नहीं सकते, मीनिंग बिल्कुल लगा। व्यक्त नहीं कर सकते उसको। क्यों व्यक्त नहीं कर सकते? बट विचार पक्का है कि ये दोनों सही है। बात ध्यान रखना। हाँ फिर स्पीचलेस होना इसका अर्थ यह नहीं कि आपका माइंड खाली है। आप स्पीचलेस इसलिए हो क्योंकि किसी एक का पक्ष नहीं ले पा रहे हो। अच्छा। और या पहले आपने एक का पक्ष लिया, दूसरे ने अपने दूसरे का पक्ष लिया। कैसे लिया? एक को प्रधान करके फिर दूसरे को गौण करके पक्ष लिया। यहां पर कह रहे हैं किसी को गौण नहीं करना है, किसी को गौण नहीं करना है दोनों में से, और एक का पक्ष लेना है। अब बोलो, आपने लड़का हूं या जीव हूं इसका पक्ष ले लिया तो बोलेंगे अजीव नहीं हूं, इसका पक्ष क्यों नहीं दिया? हम में क्या कमी है? और अजीव नहीं हूं इसका पक्ष लिया तो जीव हूं इसका पक्ष क्यों नहीं लिया? क्या गलती है उसमें? गलती कुछ भी नहीं है। परिस्थिति ऐसी है कि आपको एक का ही चयन करना है, और जब एक का चयन, दो सही में से एक का चयन करना है, तब वहां पर आप स्पीचलेस हो जाते हो, आप चयन नहीं कर सकते हो। तो इसको ही अवक्तव्य कहा। और अवक्तव्य के साथ में आगे चल करके क्या होगा? 5वां भंग कैसे बनेगा? भाई मुझे मालूम है कि मैं दोनों में से दोनों को मैं प्रधान रखते हुए एक का मैं चयन नहीं कर सकता,
तो इस अवस्था को ध्यान में रखते हुए मुझे कुछ ना कुछ तो किसी न किसी का तो पक्ष लेना ही है, तब जाकर के मैं अवक्तव्य ज्यादा याद रखते हुए एक को प्रधान करके मैं कहूंगा, तो अवक्तव्य के साथ में एक को प्रधान करना वो बनेगा आस्ति अवक्तव्य। अवक्तव्य के साथ में दूसरे को प्रधान करना वो बनेगा नास्ति अवक्तव्य। और अवक्तव्य के साथ में दोनों को प्रधान करके चलना, क्योंकि यहां पर एक को चुनने का आपका कंडीशन नहीं है। जो चौथे में था, सातवें में वो कंडीशन नहीं है। सातवें में वो कह रहे कि दोनों को प्रधान करके अवक्तव्य के साथ में ले लो, तो वो अवक्तव्य आस्ति नास्ति होगा। चौथे में क्यों नहीं बना? क्योंकि आपने कंडीशन लगा दी कि दोनों में से एक कोई, दोनों प्रधान है किंतु एक को ही चुनना। ये कंडीशन की वजह से आप कुछ कह नहीं पाए। और सातवें में क्या बना? सातवें में दोनों प्रधान हैं पर दोनों को आप चुन सकते हो, अच्छा इसीलिए दोनों को चुन सकते हो। इस अपेक्षा से आस्ति नास्ति, और दोनों को एक साथ प्रधान में से, दोनों में से एक को प्रधान नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अवक्तव्य उसके साथ जुड़ गया। तो ये 7 अलग कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे। ठीक है, ठीक। चलिए हाँ बहुत भैया ठीक। आपके निमित्त से फिर से एक रिवीजन हो गई। और कौन, कोई एक उदाहरण, समय तो बस एक या दो को मैं बता सकता हूं। बहुत दिन से अगर जिन्होंने उत्तर नहीं दिया उनकी तरफ चलते हैं। स्वाति कदरे दीदी बताओ। नमस्ते वंदना भैया जी। आम मीठा है। हाँ, ये आम मीठा है। आम मीठा है, ओके, आम खट्टा नहीं है। बहुत बढ़िया। आम खट्टा नहीं है, नास्ति रूप हो गया। स्थिर। ये आम आम है लेकिन अमरूद नहीं है। नहीं 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 नहीं, अब अमृत को बीच में नहीं लाना है। अब सारा का सारा कथन आम का ही होगा। आपने कहा आम मीठा है, आम खट्टा नहीं है, अब तीसरा बनेगा ये दोनों को मिला लो। आम हरा है नहीं लेकिन नहीं नहीं, अब हरे गिरे की कुछ बात नहीं। जो पहले दो आपने भंग बनाए ना, उसी को अब कायम रखना है। अब तीसरे को नहीं लेना है कुछ, अब दोनों से ही तीसरा बनेगा। आम मीठा है, आम खट्टा नहीं है, तीसरा क्या बनेगा? आम मीठा है, आम खट्टा नहीं है, हाँ खट्टा ये नहीं। तीसरा बनेगा। अब चौथे में आपको बताया जाए ये दोनों में से एक सही को चुनो, तो चुन सकते हो, नहीं चुन सकते। क्यों? आम तो मीठा तो कहता हो बट खट्टा नहीं, तो कह खट्टा नहीं है, ये भी तो बताना चाहिए। हाँ। क्योंकि कोई कोई आम खट्टे मीठे दोनों होते हैं। तो कथन करते हो ये क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है, आया ना? हाँ तो बस इसमें इस क्या प्रकार से, इस प्रकार से करते जाओ। अब पांचवा छठा सातवां, ये अव्यक्तता साथ में रखते हुए आम मीठा है, अव्यक्तता साथ में रखते हुए आम खट्टा नहीं है, और अव्यक्तता साथ में रखते हुए दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। बैठे बैठे आज आपने आम खिला दिए। और कौन? डॉक्टर बैना दीदी बताइए। वंदना भैया, मैं जर्मनी में हूँ। पासपोर्ट मैं अस्थि अभी हूँ, अस्थि। हाँ, मैं इंडिया में नहीं हूँ, नास्ति। बहुत बढ़िया। मैं और जर्मनी मैं जर्मन में में इंडिया में हूँ, नहीं हूँ। इंडिया में नहीं हूँ, अस्थि नास्ति। हम्म, और दोनों में से अगर एक चुनना हो तो अव्यक्त हो जाएगा। दोनों में से एक चुनना नहीं, दोनों प्रधान रखते हुए एक को चुनना हो तो नहीं रख सकते, तो ये अव्यक्त शब्द हो होने जाएगा। चाहिए। हाँ, तो अव्यक्त हो गया। और आगे तो फिर उसके बाद अस्थि अव्यक्त और नास्ति अव्यक्त, तो वो वैसे। और सातवां? सातवां अस्थि नास्ति अव्यक्तव्य। हाँ, वो बहुत हो गया। चलिए, इसलिए पूछा हमने आपको क्योंकि वो पहले नहीं तो ऐसा लग रहा था कि आप सातवां आप देख लो। ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे जा रहे हो। अच्छा लग रहा है मुझे कि अरे सप्तभंग के ऊपर पहली क्लास में ही इतने बढ़िया बढ़िया भंग बन करके आ रहे हैं। चलिए, और कौन है? बहुत दिन से नहीं बनाया, पता है, सविता दीदी। वंदना भैया, नमस्ते महाराज जी। जैसे मैंने बनाया, मैं स्याद ज्ञानी हूँ, मैं मतलब मैं स्याद ज्ञानी हूँ, मतलब मुझे आगम का ज्ञान है।
और शायद अज्ञानी हूँ, बहुत मुझे बड़ी आगम का ज्ञान नहीं है, छद्मस्त की अपेक्षा अज्ञानी हूँ, बहुत सुंदर। तो वो मैं अज्ञानी हो गई। अब मैं शायद ज्ञानी हूँ और नहीं भी, तो तो इसको वो आप शायद शब्द वापस बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। पहला बंद ज्ञानी होगा मैं भी हूँ और ज्ञानी हूँ, अज्ञानी भी हूँ। मैं ज्ञानी हूँ। दूसरे में होगा मैं ज्ञानी नहीं हूं या मैं अज्ञानी हूं। ठीक है, अब ये दोनों के पीछे की विवक्षा क्या है, वो विवक्षा का कथन जब आएगा कोई पूछेगा आप दोनों भी कह रहे कि आप ज्ञानी हो और आप अज्ञानी हो। हाँ, तो वो अव्यक्त हो जाता। हाँ, तो अज्ञानी हूं ये कहने से मैं ज्ञानी नहीं हूं, इस प्रकार से भी कर सकते हो। या फिर मैं शुद्ध ज्ञानी हूं, मैं केवल अज्ञानी नहीं हूं। ये दोनों इस प्रकार से भी आप रखोगे तो और भी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, और तीसरा भंग क्या बनेगा, मैं शुद्ध ज्ञानी हूं, मैं केवल ज्ञानी नहीं हूं। तीसरा हो जाएगा। बहुत सुंदर। वंदना। चलिए चंदा जवाहर दीदी, अब जल्दी जल्दी पहले तीन ही बनाने हैं, आगे के तो अपने आप बना लोगे आप, मतलब। वंदन भैया जी, हाँ, ये चांदी का ग्लास है, स्वाद अस्ति। ये स्टील का ग्लास नहीं है, स्वाद नास्ति। ये चांदी का ग्लास है, स्यात स्यात स्वाद नास्ति। हाँ। ये चांदी का ग्लास है, ये स्टील का ग्लास नहीं है, आस्ति नास्ति। बहुत बढ़िया, तीन ही करने हैं, तीन ही करने हैं। और वक्त में तो आप बता चुके हैं, अब वक्त बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया अरविंद जी, क्योंकि मैं तीन में इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि आगे के भंग आप बनाओगे और बताने वाले बहुत है, सबको दूंगा टाइम, 2-2 मिनट में 3-3 भंग बनाने, जल्दी जल्दी चलो। वरना भैया मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं मिथ्या दृष्टि नहीं हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मिथ्या दृष्टि नहीं हूँ। क्या बात है, वाह। मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं मिथ्या दृष्टि नहीं हूँ, मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मिथ्या दृष्टि नहीं हूँ, दोनों को आस्ति नास्ति में ले लिया। चलिए मीनाक्षी दीदी, अपने अपने हैंड रेज निकाल दीजिएगा जिनका हो गया है। मैं मीनाक्षी हूँ, मैं खुशबू नहीं हूँ। अच्छा चलो, दोनों लेडीज पर्याय ले लिया आपने, मैं मीनाक्षी हूँ, मैं खुशबू नहीं हूँ, और तीसरा मैं मीनाक्षी हूँ, मैं खुशबू नहीं हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए रेखा दीदी, हैंड रेज निकाल दीजिए जिनका हो गया है। सविता दीदी, मैं छद्मस्त हूँ, मैं वीतरागी नहीं हूँ। नहीं, देखो वीतराग छद्मस्त दोनों बन सकते हैं, छद्मस्त भी है और वीतराग भी है। मैं छद्मस्त हूं, मैं वीतराग नहीं हूं। नहीं, क्या है, उसी चीज को 100% नास्ति में होना चाहिए, क्योंकि मैं छद्मस्त हूं और वीतरागी नहीं हूं, ये कथन 10वें गुणस्थान तक ही चलेगा। तो आप इसको छोड़ दो, क्योंकि 12वें गुणस्थान में ये नहीं बन पाएगा। और चूंकि यहां पर गुणस्थान का वर्णन नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, तो क्लैरिटी वाला कुछ बताओ। बात समझ में आ गई, क्योंकि आप तो हो, वीतरागी नहीं है। लेकिन अभी मैं भावों के बारे में बोलूंगी तो अगर आप ऐसा कहोगे, आप ऐसा कहोगे मैं सरागी हूं, मैं वीतरागी नहीं हूं, ये कॉम्बिनेशन चल जाएगा। ये कॉम्बिनेशन चलेगा। मैं सरागी हूँ, शादस्ती। मैं वीतरागी सरागी नहीं हूँ, शाद नास्ति। एक मिनट सरागी नहीं हो मतलब तो फिर नमोस्तुक, क्या बहुत बड़ा नमोस्तुक करना पड़ेगा। मैं सरागी हूँ, ये शादास्ती हो गया। हाँ, मैं वीतरागी नहीं हूँ, बहुत बढ़िया, हो गया, नास्ती हो गया, बहुत हो गया। चलिए विजयलक्ष्मी दीदी, मैं सरागी हूँ, नहीं। हाँ ठीक है, वो क्या है ना, थोड़ा सा आपकी नेटवर्क ठीक दे कट कट के आ रहा है, इसलिए मैं सरागी शब्द, मुझे शराबी शब्द सुनाई दे रहा था, 1 मिनट, इसलिए मैंने आपको रोक लिया। ठीक है ना, चलिए विजयलक्ष्मी दीदी बोलिए। पंकज भैया हमको जीवकांड पढ़ाते हैं और पंकज भैया हमको कर्मकांड नहीं पढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, यही उदाहरण देते रहना सब जगह पर। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है, ताकि जल्द से जल्द कर्मकांड भी पढ़ाएंगे। चलो, और कौन रह गया? अंजू पांडे दीदी, जिनका हो गया है रुपया निकालिए। ये जो जा रही है वह ट्रेन है, यह शादस्ती से। यह बस नहीं है, ये शाद नास्ती। यह जो जा रही है ट्रेन है, बस नहीं, यह शादस्ती नास्ती। पर भैया जी मेरा एक प्रश्न है, हाँ बोलो। कि जो तत्वार्थ सूत्र में हमने जो अर्पित अनर्पित सिद्धे पढ़ा, वो मतलब किसी एक वस्तु में 2 धर्म बताने में भी उसमें हम
इसी चीज को मुख्य करते हैं। और बहुत सुंदर प्रश्न आपका। वहां पर प्रधानता और गौणता की अपेक्षा से वर्णन है। अर्पित अनर्पित सिद्ध में एक को प्रधान करना, दूसरे को गौण करना, इस अपेक्षा से वर्णन है। और यहां पर हम प्रधान और गौण कहां कर रहे हैं? आस्ति और नास्ति में हम प्रधान और गौण कर रहे हैं। उसके साथ अवक्तव्य आस्ति और अवक्तव्य नास्ति में हम प्रधान और गौण कर रहे हैं। क्योंकि आप अस्थि कथन कर रही हो तब नास्ति को गौण किया है, नास्ति कर रहे हो तो अस्थि को गौण किया है, और आस्ति नास्ति में हम दोनों को ले रहे हैं। ये दोनों को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दोनों को प्रधान करके ले रहे हैं, किसी को गौण नहीं कर रहे हैं। जो हमारा तीसरा भंग बन रहा है उसमें बिल्कुल, ये दोनों को प्रधान करके ले रहे हैं। पर भैया जी, जैसे जो अर्पिता अनर्पित सिद्ध है उसमें एक ही वस्तु में दो धर्म हैं, तो जब हम एक धर्म प्रधान करके उसको मुख्य रूप से बोलते हैं, यहाँ पर दूसरा धर्म ले ही नहीं रहे जो हैं। गौण होता है वो स्वयं गौणता को प्राप्त हो जाता है। नहीं नहीं और नहीं नहीं, इसमें एक बात एक मिनट समझ में आ गया, एक मिनट रुको। आप दूसरे धर्म को नास्ति रूप ले रहे हो, एक में दो नहीं रह सकते। बिल्कुल बिल्कुल पक्का कथन है तत्वाद सूत्र का। तो जब आप जीव हो, ये एक धर्म हो गया, और आप अजीव नहीं हो, तो दूसरे धर्म का नास्तिपना, धर्म का नास्तिपना मतलब उसका अभाव है। तो दोनों धर्म एक में कैसे आ गए? नहीं है जी जी जी, नहीं आ गए। तो ये क्योंकि एक अस्थि रूप से धर्म आ गया और दूसरा धर्म नास्ति रूप नहीं आया जी। तो ये चीज और ये चीज तो समान ही हो गई ना, अस्थि नास्ति, इसमें भी स्याद अस्थि स्याद नास्ति। बट ये इसके आगे का कथन है, अर्पित अनर्पित सिद्ध का आगे का, क्योंकि वहां पर एक को प्रधान एक को गौण करने के लिए बताया। इसमें उतना ही लिमिटेशन नहीं है, यहां पर उसके आगे दोनों को प्रधान करना ये भी है, क्योंकि दोनों की सिद्धि होती है। इसीलिए दोनों की सिद्धि क्यों होती है? क्योंकि उसी चीज को आपने अस्थि रूप और उसी चीज को आपने नास्ति रूप रखा है, इसीलिए दोनों की सिद्धि होती है। दोनों को प्रधान करके सिद्धि हो सकती है। जी और फिर इन दोनों में से एक को चुना नहीं जा सकता, इस अपेक्षा से आपका अवक्तव्य भंग भी बनता है। ये उसी का एक्सटेंशन समझना, इसीलिए पहले अर्पित अनर्पित सिद्ध समझना है। इसलिए हमने आपको प्रधानता और गौणता पढ़ाई, और उसके बाद में आपको स्यात् अस्थि नास्ति की तरफ लेके गए, सप्तभंग की तरफ लेके। क्लियर हो गया भैया? अच्छा प्रश्न हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है तत्वार्थ सूत्र की अपेक्षा से। चलिए, आज मुझे आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि आज समय की हमारे पास ज्यादा नहीं है। आप जो बचे हुए हैं वो व्हाट्सएप पर मुझे जरूर भेजना, और कल इसके ऊपर और चर्चा करना चाहिए किसी के मन में। अगर कल संदेह होगा तो ही हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। इस प्रकार आज मुख्यता से ये जो वर्णन था स्यात् अस्थि और स्यात् नास्ति, ये धवल ग्रंथ के आधार पर, पंचास्तिकाय ग्रंथों के आधार पर हम लोगों ने आज व्याख्या प्रज्ञप्ति इस अंग की चर्चा करी। उस व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग के चरणों में उस ज्ञान को बड़े भक्ति भाव से धारण करते हुए, उस धवलाजी पंचास्तिकाय आदि सर्व ग्रंथों को, सभी श्रुत ज्ञानों को बारंबार भावों से दर्शन करते हुए, उनका नमोस्तु करते हुए, उनका सम्मान करते हुए, हम आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में संपन्न करते हैं। गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छामि करते हैं और आज के स्वाध्याय को संपन्न करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, शैनम जयतु शासनम।